हेलो एवरीवन। सो गाइज, इज आर एम देखने में सुनने में तो बहुत ही बेसिक है, बट ये कितने जगहों पर इसका इस्तेमाल है वो देख लेते हैं गाइज। इज आर एम जो लोग सीख रहे हैं, नए नए हैं, उनको ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो गाइज, इज आर एम पहले तो आपको पता है कि आई के साथ एम लगता है, बिल्कुल क्लियर है। यू वी दे और जितने भी प्लूरल है उनके साथ आपको आर लगाना पड़ता है। ही शी इट और जितने भी सिंगुलर है उनके साथ आपको इज लगाना पड़ता है। ये आप तभी लगाएंगे जब भी जो बात करेंगे वो प्रेजेंट टाइम के बारे में बात होगा। प्रेजेंट टाइम, ओके। यही अगर पास्ट की बात होगी तो इन सब के साथ कुछ और लगेगा, फ्यूचर होगा तो कुछ और लगेगा। टाइम हमेशा प्रेजेंट हो। आपके पास इज आर एम है। अब है कि कितने सिचुएशंस है, कहाँ कहाँ हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला सिचुएशन है जो इंसान रोज इस्तेमाल करता है वो सिचुएशन है जहाँ पर है कि नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं है। अब प्रेजेंट में है तो सही, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। अब कर नहीं रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है भाई? आप कर नहीं रहे हैं, बट ये है आपका स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप कमरे में हैं, आप बीमार हैं, उदास है, घर पर है, ऑफिस में है, किचन में है, ओके। आपका पेन कहीं पर है, आपका मोबाइल कहीं पर है, आपका पेन महंगा है, मोबाइल अच्छा है, अलमीरा में कपड़े हैं, कपड़े नहीं हैं, जूते अच्छे हैं, जूते छोटे हैं। मीन्स दुनिया का हर वो चीज़ प्रेजेंट टाइम में जो है, चाहे वो कहीं है, वो कैसा है, वो अच्छा है, बुरा है, वो सब कुछ बताने के लिए हमारे पास इज आर एम है। इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, इतना इसका इस्तेमाल है। समझ रहे आप? सिर्फ अपने बारे में नहीं, आपका कूलर कैसा है, आपका फ्रिज कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका वजन कितना है, अगर ये माउस है तो इसका प्राइस कितना है, ओके, इसका वेट कितना है, अगर ये मेरे पास ये किताब है तो किताब अच्छा है, बुरा है, सब कुछ। क्या नहीं आप बोल सकते हैं? कोई एक्शन तो नहीं है ना। तो बिना एक्शन में भी बहुत दम है गाइस। चलिए, इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग हमने कह तो दिया। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होगा। अगर आप अपने बारे में कह रहे हैं, खुद को आप आई कहते हैं, तो ऑफकोर्स आप एम लगाएंगे। अगर मान लीजिए यू वी दे या बहुत सारे प्लूरल के बारे में बात हो रही है, वो किताबें, वो लड़कियां, आप आर लगा दीजिए। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन, वो प्लूरल ना हो, सिंगुलर हो, तो क्या करेंगे? एज लगा दीजिए। जैसे पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई बहन। मैं बोलूँ कि ये बॉक्स है मेरे पास, ये माउस है, तो ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैं फर्स्ट पर्सन, आप मुझे सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन, तो माउस क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ये अकेला है कि दुकेला है? अकेला है। इट मीन्स कि ये सिंगुलर हो गया। समझ रहे हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आप इज़ारम बोलते हैं, उसके बाद जो आप बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? यहाँ पर मैं डैश डैश में कर रहा हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं जो एक्शन नहीं होगा। कोई नाउन होगा या कोई एडजेक्टिव होगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, आपने बोला कि मैं कमरे में हूँ, तो आपने बोला आई एम, और इन द रूम आपने इतना बड़ा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया कि आई एम इन द रूम। तो ये कोई वर्ब थोड़ी है, वर्ब तो नहीं है। आई एम से ये पता चल गया कि अच्छा, बंदा ये बता रहा है कि मैं हूं। अब मैं कौन हूं, कहाँ हूं, कैसा हूं, ये दिखाएगा एम के बाद। तो एम के बाद आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि इन द रूम, यानी कि मैं कहाँ हूं, मैं कमरे में हूं। तो ये क्या दिखा रहा है? आपके प्लेस को दिखा रहा है, आपकी जगह को दिखा रहा है। तो ये इज आर एम बोलने के बाद हो सकता है यहाँ पर जगह आ जाए, किसी भी लोकेशन का नाम आ जाए, कोई प्रपोजिशन लगा करके। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर शी इज का मतलब है कि वो है, लेकिन वो कौन है, क्या है, कैसी है, ये दिखाएंगे आप इज के बाद। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। तो शी इज माई फ्रेंड यानी कि वो मेरी दोस्त है। वो कौन है? तो मेरी दोस्त है। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब आप समझ रहे हैं? पूरा सब कुछ आप दिखाइए। मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल, आपने बोला यार मेरा मोबाइल ना बहुत महंगा है। अब ये बोलने के लिए आपके पास क्या है? मेरा मोबाइल, आप बोलेंगे माई मोबाइल, माई माई मोबाइल। उसके बाद एक आइटम है, आपको इज तो लगाना ही पड़ेगा। माई मोबाइल इज सो एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है तो सो एक्सपेंसिव हो गया। यहां तक जो था कि माई मोबाइल इज, इसका मतलब है कि मेरा मोबाइल है, प्रेजेंट का टाइम को दिखा रहा है। क्या है, कैसा है, वो ये दिखाएगा। माई मोबाइल इज सो एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। ओके फाइन। आपने बोला तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो यार, सामने वाले को आप कह रहे हैं तो यू के साथ आर लगाएंगे। नेगेटिव है तो आप नॉट लगा देंगे कि यू आर नॉट अ गुड बॉय। तो दिन भर में देखिए कि आप कितना इसका इस्तेमाल करते हैं। हम अगर किचन से ही चालू कर देते हैं, हमने बोला कि यार दूध नहीं है।
अब दूध नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें तो देयर लगाना पड़ेगा, एक देयर का इस्तेमाल होता है। आपने बोला देयर इज नो मिल्क, तुरंत आपने इस्तेमाल कर दिया। आपने बोल दिया कि यह कमरा साफ नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, दिस रूम इज नॉट क्लीन। कहाँ कोई एक्शन है, विदाउट एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग बहुत जरूरी है, समझ रहे आप। तो ये तो इसका पहला इस्तेमाल हो गया। अब है कि स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर हम कॉन्वर्सेशन कैसे करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, और आप रोज इसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन करके देखिए। देखिए, कॉन्वर्सेशन इन स्टेट ऑफ बीइंग, और टाइम कौन सा होगा, प्रेजेंट टाइम होगा। ओके, अब कॉन्वर्सेशन में हमेशा याद रखिएगा, हम एक सवाल करते हैं, हमें आना चाहिए कि हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चन हम कैसे पूछते हैं, या तो हमारा क्वेश्चन होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, हाँ या ना जानना चाहते हैं। तो अब हम हाँ या ना जो जानना चाहते हैं, वो अब किससे जानना चाहते हैं, देख लीजिए। मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है, अब मुझे उससे पूछना है कि अच्छा यार, क्या तू पढ़ा लिखा है, क्या तू उदास है, क्या तू किसी के साथ है, क्या तू एक बुरा लड़का है, क्या तू एक बॉडी बिल्डर है, क्या तू एक डांसर है। हम क्या जानना चाह रहे हैं, है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले आर लगाना होगा, और उसके बाद जो सामने वाला है उसको हम यू बोलेंगे। लेकिन आर हमारा किस किस के साथ चलता है, जितने भी हमारे प्लूरल हैं, चाहे यू है, वी है, दे है, या जितने भी प्लूरल है। यू हमारा अकेला होगा तब भी आर है, एक से ज़्यादा लोग मेरे सामने खड़े हैं, मैं बोलूँ कि क्या आप लोग, तब भी यू होगा। ओके, इन सब के साथ मैं आर लगाऊंगा। इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, जो मैं जानना चाह रहा हूँ, अच्छा बुरा, डांसर, वकील, मैं बोलूँ कि यार क्या तू एक अच्छा लड़का है, मैं क्या बोलूँगा, आर यू अ गुड बॉय। हो गया आपका सवाल। उधर से तुरंत इसका जवाब आएगा, या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा। हाँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, येस आई एम अ गुड बॉय, हो गया। नहीं नहीं यार, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, नो आई एम नॉट अ गुड बॉय। तो आपको समझ में आ रहा है, इसका नाम है येस नो क्वेश्चन। कभी भी जिंदगी में अगर आपको ऐसा सवाल पूछना हो जिसमें आपको हाँ या ना जानने का मन करे, तो मुंह खोलते जो पहला शब्द होगा ना, वो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। चाहे वो इज हो, आर हो, एम हो, वो वाज हो, वर हो, हैव, हैज, हैड, जैसा आप सोच रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब ही पहले आएगा। चूंकि यहाँ पर हमारा कोई एक्शन नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है, तो हमने तुरंत बोला, आर से हमने शुरू कर दिया। ठीक है, अब अगर यही मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानना चाहता तो मैं इज लगाता, इसके बाद मेरे पास बहुत ऑप्शन है, ही के बारे में, शी के बारे में, इट के बारे में। मैं डायरेक्ट किसी का नाम ले सकता था, जो भी नाम लूंगा वो सिंगुलर होना चाहिए। ओके, मैं चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या तेरे पापा, क्या तेरी मम्मी, योर लगाओ, योर के बाद डैश डैश कर दो, यहाँ जो भी होगा सिंगुलर होगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अच्छा यार, क्या मेरा भाई, ओके, तो माई के बाद जो होगा वो सिंगुलर होगा। मैं बोल सकता हूँ क्या उसका, उसकी बहन, हिज के बाद होगा जो सिंगुलर होगा। क्या उसका पति, हर के बाद होगा जो सिंगुलर होगा। क्या उनके बेटे, देयर के बाद जो होगा वो सिंगुलर होगा। यानी कि मैंने जब यहाँ पर इज लगाया, तो इज के बाद जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, वो अगर मेरा कुछ लगेगा तो मैं माई करके उसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि माई सन, तो सन होगा, सन्स नहीं होगा। अगर मेरे दो बेटे हैं तो मैं बात तो एक ही की कर सकता हूं अगर मैं इज लगा रहा हूं। अगर मैं दोनों बेटों की बात करूंगा तो भैया फिर मुझे आर लगाना पड़ेगा। यहां देख रहे हैं प्लूरल में आर है। ओके, अगर मैं बोलूं कि अच्छा यार क्या तुम्हारा भाई, तो मैं बोलूंगा इज योर ब्रदर। अगर आपके दो भाई हैं तो फिर मुझे इज वाले फैमिली में नहीं जाना है, मैं तुरंत जाऊंगा आर योर ब्रदर्स। इसका आप ख्याल रखें। तो ये सब लगाने के बाद फाइनली मैं पूछूंगा अच्छा बुरा, कमरे में, छत पर, ही पूछूंगा। तो मुझे बोलना है कि क्या तुम्हारा भाई छत पर है, तो इज योर ब्रदर ऑन द रूफ। सवाल आ गया ना, हाँ या ना वाला। जवाब कैसे होगा, हाँ मेरा भाई छत पर है, यस माई ब्रदर इज ऑन द रूफ। नहीं मेरा भाई छत पर नहीं है, नो माई ब्रदर इज नॉट ऑन द रूफ। क्लियर है, इस तरीके से सवाल है। तो मैंने सबसे पहले यहां इज लगाया है। आप में से कई लोग तो मैंने ऐसा देखा है दो बार इज लगा देते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आप गलतियां क्या करते हैं। आप ये ना सोचिए कि बहुत बेसिक है, मैं ये क्या देखूंगा। भैया बेसिक भी बहुत जरूरी है। आपने बोला कि इज योर ब्रदर इज ऑन द रूफ, ना जाने कितने लोगों के मुंह से मैंने ऐसा सुन लिया है। उनको मतलब थोड़ा सा ना यहाँ पे ब्रदर के बाद खालीपन लगता है, तो अपना खालीपन भरने के लिए इज लगा देते हैं। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है
कि वो कहते हैं कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो मज़ा लाने के लिए ना अपनी तरफ से वो लगा देते हैं जो चाहिए ही नहीं था, ऐसा कर देते हैं। जैसे बार बार कहता हूँ कि किसी ने बोला कि ही अटैक्ड ऑन मी, उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया भाई, ही अटैक्ड ऑन मी, मैंने उस पर अटैक कर दिया भाई, आई अटैक्ड ऑन हिम। हालांकि ऑन होता ही नहीं है अटैक के साथ, लेकिन उनको बिना ऑन के अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता, उनको लगता है कुछ खालीपन है, उनके मन में है कि उसने मुझ पर हमला कर दिया, पर के लिए तो मैं ऑन लगा करके छोड़ूंगा। अरे भैया ऐसा नहीं है। आप हिंदी में पर सोचो, पंजाबी, मद्रासी, तमिल, तेलुगु में पता नहीं अर हो चर हो, तो उसका क्या मतलब है, आप वैसा लगाते फिरोगे? ऐसा नहीं है, ये ऑन नहीं लगता है। इसके लिए आपको सीखना पड़ता है ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन सीखना पड़ता है, तब जाकर के आप ये तय कर पाते हैं कि इसमें प्रेपोजिशन की ज़रूरत है या नहीं है। और नहीं सीख सकते हैं तो रटिए, रट्टाफिकेशन भी कोई चीज़ है, रटिए, बट अपना वो मत देखिए कि मुझे सुकून मिल रहा है मैं तो ऑन लगा के छोड़ूंगा, नहीं है भाई। मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन बैच के भी हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं कि ही केम, ऐसे बोलते हैं कि ही केम बैक एट होम, ही केम बैक एट होम, और बड़े खुश रहते, वाओ आई हैव स्पोकन अ ग्रेट सेंटेंस, ही केम बैक एट होम। कैसे भैया, एट होम काहे होगा? नहीं ना होगा। एट क्यों लगेगा? आप एट को आने जाने में नहीं लगा सकते हैं, एट आप तब लगा सकते हैं जब ऐसा होगा कि वो घर पर है, ही इज एट होम, लगाइए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो घर वापस आया, इसमें एट की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ ऐसे कह दीजिए, ही केम बैक होम, कहानी खत्म। अगर आपको टू लगाने का मन कर रहा है तो उसका भी एक उपाय है, ही केम बैक, यहाँ टू लगाइए फिर हिज लगा दीजिए, ही केम बैक टू हिज होम। अगर आप ये हिज माई वगैरह नहीं लगाएंगे तो आप टू भी नहीं लगाइए, कुछ मत लगाइए, लेकिन एट तो किसी कीमत पे नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, तो ये 2 बार इज ना लगा, कहाँ गया वो? हाँ, किधर गया, कहीं था ना, एक मिनट। इज जो, हाँ ये रहा, इज योर ब्रदर इज ऑन द रूफ, ऐसी गलती ना करे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है जी। ओके, अब इसके अंदर जो अगला सवाल होता है, जैसे हाँ ना हो गया, फिर अगला सवाल क्या होता है, हम जानना चाहते हैं WH, हम डिटेल जानना चाहते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि टू नो द डिटेल। अब डिटेल जानने के लिए हमारे पास WH के तुरंत बाद मैं कह रहा हूं आपको भैया लगाना पड़ेगा M is R, क्योंकि हम अभी M is R ही सीख रहे हैं। उसके बाद आप फैसला कीजिए कौन सा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही आप लगाएंगे ना, M की is R, वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद वो अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, छत पर है, मुंबई में है, आगरा में है, बेड में है, सब आप लगा सकते हैं। तो अगर हम ऐसा बोले कि जैसे वो पार्क में क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश वाई। अब बात हम कर रहे हैं वह पार्क में क्यों है, यानी कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन एक बंदा है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा, वाई इज। अगर वो मेल है तो ही, वाई इज ही। उसके बाद क्या हुआ, इन द पार्क, वाई इज ही इन द पार्क। आप देख सकते हैं ये जो डैश डैश है, इस डैश डैश के लिए हमने क्या लगा दिया, इन द पार्क, वो पार्क में क्यों है। ओके, तो इसका जवाब जो होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, जवाब कैसे होगा। अब वो कह रहा है पार्क में क्यों है, तो क्यों का मतलब क्या है, कारण बताना है। कारण किसी भी टेंस में जा सकता है, वो पार्क में इसलिए है क्योंकि उसे पार्क पसंद है, ही इज इन द पार्क बिकॉज ही लाइक्स गोइंग टू पार्क, उसे पार्क जाना पसंद है, ही लाइक्स गोइंग टू पार्क। यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि मैं क्या टू नहीं लगा सकता हूँ, ही लाइक्स टू गो टू पार्क। जिस दिन आप जिरंड और इन्फिनेटिव का अंतर समझ जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कहाँ जिरंड और कहाँ इन्फिनेटिव लगाना है। ओके, ही लाइक्स गोइंग टू पार्क, उसे पार्क जाना पसंद है। किसी ने बोला कि अच्छा यार मेरा मोबाइल कहाँ है यार, मेरा मोबाइल कहाँ है, तो पहले कहा मतलब वेयर, इज, माई, और माई के बाद सीधा मोबाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ सब्जेक्ट तो आया मोबाइल, लेकिन इसके बाद यहाँ कुछ आया नहीं, यहाँ कुछ नहीं आया। तो यहाँ कुछ नहीं भी आ सकता है, कुछ आ भी सकता है। मैं ऐसे कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर पार्क आ गया, ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद भी यहाँ पर इन द पार्क आ गया, और यहाँ पर नहीं आया, तो WH के बाद ऐसा भी हो सकता है। जैसे वेयर इज़ माई मोबाइल, तो मेरा मोबाइल, तो मैं कह रहा हूँ मेरा मोबाइल कहाँ है, तो सामने वाला कह रहा है तेरा मोबाइल कंप्यूटर टेबल पर है, योर मोबाइल इज़ ऑन द कंप्यूटर टेबल।
ओके। अब अगर मैं बोलूं कि वो कंप्यूटर टेबल पर क्यों है, तो मैं कह सकता हूं कि वाई इज इट। अब मैं मोबाइल को इट तो कह सकता हूं, वाई इज इट ऑन द कंप्यूटर टेबल। तो यहां पर ये फिट बैठ रहा है कि वाई इज इट, इट हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हम यहाँ पे ऑन द कंप्यूटर टेबल लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको WH से शुरुआत करनी है कि वो क्यों है, वो कैसा है। मैंने बोला अच्छा आपकी मम्मी कैसी हैं, तो कैसी की इंग्लिश हाउ। अब मम्मी एक है तो इज, हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर मदर, ओके। हाँ शी इज़ फाइन, शी इज़ फाइन, शी इज़ गुड। आपने बोला वो अच्छी है, शी इज़ गुड, शी इज़ प्रीटी वेल, शी इज़ क्वाइट वेल, इस तरीके से, ओके। आपने बोला कि अच्छा आपका बिजनेस कैसा है, हाउ इज़ योर बिजनेस, हाउ इज़ योर बिजनेस, ओ मेरा बिजनेस अच्छा है। मैं अभी इसमें एक्शन नहीं लगा रहा हूँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन, बट अभी मैं सिर्फ बिना एक्शन वाले दिखा रहा हूँ। हाउ इज़ योर बिजनेस, ओह इट इज़ गुड, इट इज़ लवली, ऑसम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है जी, ओके। तो दिन भर में आप कह सकते हो कि मेरा मोबाइल कहाँ है, पेन कहाँ है, कुछ भी कहाँ है, वो वहाँ क्यों है, तुम कैसे हो, इसका प्राइस क्या है, तो क्या प्राइस है तो व्हाट लगाइए, उसके बाद इज लगाइए, व्हाट इज इट्स प्राइस। इट्स का मतलब उस आइटम का, व्हाट इज इट्स प्राइस। इट्स नहीं बोलना है तो आप ऐसे बोलिए, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, इस पेन का प्राइस क्या है भाई, ऐसे पूछ सकते हैं, ओके। इसका वजन क्या है, व्हाट इज इट्स वेट, व्हाट इज इट्स वेट, ओके। इसकी यार उसकी हाइट क्या है यार, व्हाट इज हिज हाइट या हर हाइट, इस तरीके से हाइट, समझ में आ रहा है। तो हम स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर ही अभी जी रहे हैं, और आई थिंक 17-16 मिनट हो गया होगा, और अब तक हम यही बात कर रहे हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, वो कैसा है, वो क्यों है, ओके। ये हम सारी बातें कर सकते हैं। तो एक कॉन्वर्सेशन आपका हो सकता है, ओके फाइन। क्या ये तुम्हारा पेन है, कैसे बोलेंगे, इज इट योर पेन, नहीं मेरा पेन नहीं है, नो इट्स नॉट माई पेन, इट्स नॉट माई पेन। यहाँ पर ये वाला जो इट्स है इसका मतलब है इट इज़, इट्स नॉट माई पेन, ओके। तो फिर तुम्हारा पेन कहाँ है, देन वेयर इज योर पेन, देन मतलब तो तुम्हारा पेन कहाँ है, वेयर इज योर पेन, पता नहीं मेरा पेन कहाँ है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब यहाँ पर आप बताइए, तनिक ध्यान दीजिएगा, आई डोंट नो के बाद मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो मेरा पेन कहाँ है, तो आई डोंट नो वेयर इज माई पेन, सही रहेगा, सही रहेगा, बताइए सोचिए, आई डोंट नो वेयर इज माई पेन, क्या ये सही है, गलत है। स्पोकन में कह सकते हैं, बट स्पोकन में भी अच्छे लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, वैसे बोलेंगे आई डोंट नो वेयर माई पेन इज। अब आप माने या ना माने, सच्चाई तो यही है, आई डोंट नो वेयर माई पेन इज, इसको कहते हैं नाउन क्लॉज, इसकी ज़रूरत पड़ती है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, नो हमारा वर्ब है, तो वर्ब का एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि आई डोंट नो व्हाट, मुझे क्या पता नहीं है, तो आई डोंट नो इतना बड़ा, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट क्यों है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और जो नाउन है वो कभी नाउन फ्रेज भी होता है, कभी नाउन क्लॉज भी होता है। वो फ्रेज हो या क्लॉज हो या एक अकेला नाउन हो, काम किसका करता है, या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये एक क्लॉज है। क्लॉज कैसे होता है, क्लॉज में आपका एक WH रहेगा, जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ज़रूरत के हिसाब से हम आगे इस मैटर को छेड़ते चल रहे हैं। ये नाउन क्लॉज है, मैंने बताया कि व्हाट, ओके, और फिर जैसे एक WH वर्ड होगा, WH के तुरंत बाद आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मैं लगा दिया व्हाट शी, ओके। उसके बाद आप उसको एक अफर्मेटिव या नेगेटिव की तरफ डील कर सकते हैं। WH के तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है, एक सब्जेक्ट लगा देना है क्लॉज बनाने के लिए, ओके, नाउन क्लॉज बनाने के लिए। तो मैंने कहा व्हाट शी, अब मैं कुछ भी लगा दूँ, मैं बोलूँ कि व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, मैं इतना पे अगर छोड़ दूँ तो ये क्या है, क्या इसका ये मतलब है कि वो क्या कर रही है, जी नहीं, ये सेंटेंस अधूरा है। पता है इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब है जो वो कर रही है, व्हाट शी इज डूइंग, जो कर रही है। अब मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, इज, व्हाट शी इज डूइंग इज वेरी बैड,
अब बताइए, इज हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। कितना बड़ा सब्जेक्ट है। अब तक आपने सब्जेक्ट क्या देखा था, ये देखा था कि दिस इज वेरी बैड, यही देखा था ना, ही इज वेरी बैड, यही देखा था ना, अधिक से अधिक दिस दिस बुक इज वेरी बैड, ये देखा होगा। ओके, या आपने देखा होगा कि दिस मूवी इज वेरी बैड। तो मैं आपको तनिक समझा दूं कि ये जो दिस मूवी है इसको कहते हैं नाउन फ्रेज, ये जो दिस बुक है इसको भी कहते हैं नाउन फ्रेज, ये जो ही है इसको कहते हैं प्रोनाउन। ओके, सिंपल है, छोटा सा है, प्रोनाउन है। ये जो दिस है ये भी प्रोनाउन का काम कर जाता है, हालांकि दिस हमारा एडजेक्टिव का भी काम करता है, दिस बुक दिस बॉय। ओके, जैसे यहाँ पर दिस हमारा ये एडजेक्टिव और इसको पूरे को मिला करके नाउन फ्रेज बन रहा है। एनीवेज, और ये जो आप देख रहे हैं, मतलब इस के बगल में आप देख रहे हैं कि इस के बगल में एक छोटा आइटम दिस भी है, इसके बगल में एक ही से भी काम चल गया है, सब्जेक्ट है ना, वो सब छोड़ दीजिए, नाउन है, क्या है, सब्जेक्ट है ना, दिस हमारा सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ये जो दिस बुक है ये भी सब्जेक्ट है, दिस मूवी है ये भी सब्जेक्ट है। तो इसी इज के बगल में इतना बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है व्हाट शी इज डूइंग, ये भी सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, अगर आ जाए ना तो इतना बड़ा होता है। तो इस ये है सब्जेक्ट, लेकिन ये क्या है, ये क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है और सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, तो अब डरिएगा मत। तो मैं बता रहा था कि जब ये सब्जेक्ट बनेगा, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ना कि व्हाट है और शी इज डूइंग है, तो ये जब सब्जेक्ट बने चाहे ऑब्जेक्ट बने, तो आपको याद रखना है कि इस व्हाट जब भी WH आएगा उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के मतलब WH है, इसके बाद कोई सब्जेक्ट होगा फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। ये पूरा अपने आप में सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर भी एक WH वर्ड है, इसके अंदर भी एक शी नाम का सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी एक वर्ब है, छोटा सा इज हेल्पिंग वर्ब है और एक डूइंग मेन वर्ब है। तो इसी को क्लॉज कहते हैं ना, कि सब्जेक्ट भी होता है उसका अपना एक वर्ब भी होता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ देख लीजिए, मैं बस इतना कह रहा था कि ये वेयर है, वेयर के बाद यहाँ इज नहीं होना चाहिए, वेयर के बाद यहाँ पर सबसे पहले माई पेन होना चाहिए, फिर इज होना चाहिए, बस मैं यही समझाना चाह रहा था। अगर आप ऐसे बोलते कि आई डोंट नो वेयर इज माई पेन, ये गलत है। क्या होना चाहिए, आई डोंट नो वेयर माई पेन इज, यानी कि मुझे नहीं पता जहां मेरा पेन है। तो आम हिंदी में मुझे नहीं पता मेरा पेन कहाँ है, लेकिन हम बोलेंगे ऐसे। लेकिन अगर ऐसे मुंह से निकल गया कि वेयर इज माई पेन, तो वेयर इज माई पेन निकलेगा तभी जब इसके आगे ये कोई जुमला नहीं होगा कि आई डोंट नो, ये जुमला नहीं होगा, बस सिर्फ ऐसे होगा, मेरा पेन कहाँ है, वेयर इज माई पेन। इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये करेक्ट है, WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ये इंटेरोगेटिव है। लेकिन अगर आपने ऐसा बोल दिया कि राम से पूछो तुम्हारा पेन कहाँ है, राम से पूछो, आस्क राम, आस्क राम, आस्क राम, तुम्हारा पेन कहाँ है, आस्क राम वेयर योर पेन इज, ये होगा। ओके, मैं जानता हूं तुम्हारा पेन कहाँ है, आई नो वेयर वेयर योर पेन इज, ऐसे होगा। अच्छा एक बात बताइए, मुझे बोलना है यार उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, हम कैसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं व्हाट इज हिज नेम या व्हाट इज हर नेम। ओके, व्हाट इज हिज नेम। आपको मैं इतना समझा दूं कि इंग्लिश में अगर मेल या फीमेल ना दिया हो, जैसे सिर्फ एक हिंदी लिखी हो कि उसका नाम क्या है, हमें पता ना चले कि मर्द का नाम पूछ रहा है कि महिला का नाम पूछ रहा है, तो ग्रामर के हिसाब से मैस्कुलिन मान लेते हैं, मेल मान लेते हैं, तो इसलिए आप हिज लगा सकते हैं अगर ना दिया हो। आजकल स्पोकन इंग्लिश में लोग क्या करते हैं कि बुरा ना लग जाए किसी को, तो हिज और हर दोनों लगा देते हैं। ग्रामर ने यह हक नहीं दिया है, ये स्पोकन ने अपना निकाल लिया है। ग्रामर ने आपको फुल हक दिया है कि जहाँ ना पता हो कि वो मेल है या फीमेल है, वो सब मेल है। जहाँ पर हम एवरीवन, समवन बोलते हैं, जहाँ बिल्कुल डिफाइन ना हो कि मेल है फीमेल है, उसके लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो मेल वाला लगेगा, ठीक है, और अगर पता हो तो फीमेल वाला। खैर, तो व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, ये करेक्ट है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट। अब बताइए क्या होगा, ऐसे होगा, व्हाट इज हिज नेम, गलत है, ऐसे होगा, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज। आइयो जी, कैसे काम चलेगा, समझ में आ रहा है कि मैं पका रहा हूँ समझ में आ गया होगा। एनीवेज गाइस, चलिए
आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज। ठीक है, तो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग यहाँ पर क्लियर होता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका इज आर एम का पहला इस्तेमाल। ओके, अब हम आते हैं इज आर एम के दूसरे इस्तेमाल में। दूसरा इस्तेमाल है वही, लेकिन इसके अंदर आपको कहीं पर ऐसा दिखाई देगा कि एक एडजेक्टिव होगा, लेकिन वो दिखाई देगा आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म में और आपको कर देगा कंफ्यूज्ड। तो इसको मैंने दूसरा नाम दे दिया है कि ये इसका दूसरा इस्तेमाल है। कैसे है दूसरा इस्तेमाल? जैसे मैं कहता हूँ कि शी इज, ओके, और मैं कहता हूँ कन्फ्यूज्ड, शी इज कन्फ्यूज्ड। अब ऐसे बोला, कई लोग कहेंगे कि है इज के बाद ये कन्फ्यूज्ड इड इतना क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं आया कि शी इज कन्फ्यूज, इतना क्यों नहीं आया? तो ऐसा हम नहीं बोल सकते, ये गलत है। क्यों? शी इज, इसमें कोई एक्शन नहीं है, वो है, वो क्या है? वो कंफ्यूज्ड है, वो चकराई हुई है। तो कंफ्यूज्ड एक एडजेक्टिव है, जब कोई उस अवस्था में होता है कि एकदम कुछ समझ ना पाए, उसकी हिंदी कुछ भी कह लो, अजीब चकराया हुआ, मतलब समझ ना पाना कि क्या हो रहा है, जिसको हम कंफ्यूजन कहते हैं। तो अगर कोई बंदा उस अवस्था को प्राप्त है ना, तो वो थर्ड फॉर्म में होगा। कंफ्यूज का थर्ड फॉर्म कंफ्यूज्ड, और यहाँ ये कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये किस चीज़ का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो करेक्ट इंग्लिश होगा कि शी इज कंफ्यूज्ड। आप बोलो कि यार मैं कंफ्यूज्ड हूँ, आई एम कंफ्यूज्ड होगा। आपने अगर गलती से ऐसा बोल दिया ना कि आई एम कंफ्यूज, आपको बोलने में तो अच्छा लगा, लेकिन भाई साहब ये गलत है, एकदम गलत। आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, जिड, ये आप बोलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर मैंने कहा कि उससे बात मत करो यार, वो डिस्टर्ब्ड है, तो होगा कि शी इज डिस्टर्ब्ड, और आपने क्या बोल दिया? शी इज डिस्टर्ब। ये गलत हो जाएगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि डिस्टर्ब एक वर्ब है। और मैंने अभी आपसे कहा कि हम जो ये इज आर एम लगा रहे हैं, इसमें तो हम वर्ब लगा ही नहीं रहे, हम तो बिना एक्शन वाला पढ़ रहे हैं। हमें तो एक्शन नहीं चाहिए इसमें, इसमें कोई एक्शन नहीं, तो अवस्था है। तो अवस्था में भैया, स्टेट ऑफ बीइंग में जब एक्शन चाहिए ही नहीं, तो काहे लगा रहे हैं डिस्टर्ब? समझिए ना, ईडी लगा दीजिए, क्या होगा? डिस्टर्ब्ड होगा, कि शी इज डिस्टर्ब्ड, शी इज डिस्टर्ब्ड। ओके, इसी तरीके से आपने सुना होगा, खूब बोला होगा कि नो आई एम एजुकेटेड, आई एम एजुकेटेड। क्यों बोलते हैं एजुकेटेड? जरा ये बोलकर दिखाइए ना, आई एम एजुकेट बोल सकते हैं? नहीं। बचपन से एजुकेटेड सुना है तो ये बर्दाश्त कर जाएंगे आप, लेकिन ये डिस्टर्ब्ड वाला सुना नहीं है तो यकीन नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे ना। कंफ्यूज्ड वाला सुना नहीं है तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। समझिए और कीजिए, ठीक है? इसी तरीके से उसका मोबाइल क्या होगा? स्विच ऑफ है कि स्विच ऑफ है? बताइए। हिज मोबाइल इज, बताइए। ऐसे बोलेंगे कि स्विच ऑफ बोलेंगे? गलत है, गलत है, स्पेलिंग भी इसकी गलत है। स्विच, आप स्विच ऑफ नहीं कह सकते, आपको क्या कहना होगा? हिज मोबाइल इज स्विच्ड, स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बोला कि आई एम एक्साइटेड, तो आप एक्साइटेड बोलेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि आई एम एक्साइट, ऐसा नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा एक्साइट स्पेलिंग। तो कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि आप जो हैं वो कभी कभी एडजेक्टिव आएगा जो कि थर्ड फॉर्म वाला होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं अच्छा हूं तो आई एम गुड है, लेकिन मैं सदमे में हूं, फिर क्या बोलेंगे? आई एम। अब बताइए कि आप शॉक बोलेंगे, आई एम शॉक बोलेंगे, या आई एम शॉक्ड बोलेंगे? बता दीजिए क्या होगा? आई एम शॉक्ड होगा, ठीक है जी, क्योंकि शॉक एक वर्ब है और वर्ब लगा हम नहीं लगा सकते हैं, तो उस वर्ब को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करने का तरीका है, उसको थर्ड फॉर्म में कर दो तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। ओके फाइन। वो चकित है, तो शी इज सरप्राइज होगा या सरप्राइज्ड होगा? सोचिए, शी इज सरप्राइज्ड होगा, सरप्राइज नहीं होगा, शी इज सरप्राइज्ड, क्योंकि सरप्राइज एक वर्ब है और स्टेट ऑफ बीइंग में हम वर्ब नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। बस ये जो इज है ना, यही वर्ब रहेगा, उसके तुरंत बाद हम एक वर्ब नहीं लगा सकते, उसके बाद हमें या तो नाउन लगाना पड़ेगा, नहीं तो एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, नाउन फ्रेज लगाना पड़ेगा, यू नो। ओके, या नाउन क्लॉज भी लगा सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं कि दिस इज
व्हाट आई वांट। हमें कहीं ना कहीं इज के बाद वर्ब नहीं चाहिए, हमें इज के बाद या तो नाउन चाहिए, नाउन फ्रेज चाहिए, नाउन क्लॉज चाहिए, और नहीं तो भैया एडजेक्टिव चाहिए, और वो एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म वाला भी हो सकता है। ओके, या आईएनजी वाला भी एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे आप यू इतना यूँ समझ लीजिए कि सब्जेक्ट, इसके बाद जब आप एम लगाते हैं, इज लगाते हैं, आर लगाते हैं, अभी हम इज आर एम की बात करेंगे, तो इसके बाद क्या क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है एक शब्द वाला, या वो एक से ज़्यादा शब्द वाला होगा तो नाउन फ्रेज हो सकता है, नहीं तो वो नाउन क्लॉज हो सकता है, नहीं तो वो एक नॉर्मल एडजेक्टिव हो सकता है। ओके, हो सकता है कि वो V3 वाला एडजेक्टिव हो V3 एडजेक्टिव हो सकता है कि वो ING वाला एडजेक्टिव हो ING वाला एडजेक्टिव। इतने चांसेस हैं बॉस। इस वीडियो को आज अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया होगा, वो बहुत कुछ सीखेगा। जो नहीं पहुँचा होगा ना, सोच के कि अरे बाप रे इतना बड़ा वीडियो HRM पे, हाँ, वो ज़िंदगी भर सवाल पूछता रहेगा। ठीक है, इतना सब कुछ हो सकता है, सोच लीजिए। कलर कर दूं? ओके, तो करके देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग, स्पेलिंग देख लेते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग, तो दिस इज स्टेट ऑफ बीइंग है। इज के बाद मैंने कहा कि भैया इज के बाद इनमें से कुछ होगा, तो इंटरेस्टिंग हमारा एक एडजेक्टिव है जो कि ING वाला एडजेक्टिव है। ओके, अगर मैं कहता हूं कि ही इज इंटरेस्टेड, यहाँ ये थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव है, यहाँ भी ये एडजेक्टिव है इंटरेस्टिंग, मैं लिख देता हूँ, ये एक एडजेक्टिव है। ओके, और यहाँ इंटरेस्टेड ये भी एक एडजेक्टिव है, ये थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग का मतलब है कि मैं बोलूँ ओ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये किताब इंटरेस्टिंग है। और ही इज इंटरेस्टेड मतलब कि वो बंदा इंटरेस्टेड है, यानी कि उसका इंटरेस्ट बन चुका है। ओके, और अगर बोलूँ कि ही मैं बोलूँ कि दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, तो यहाँ पर दिस इज, ठीक है, ये है, क्या है, इतना बड़ा, व्हाट आई डोंट लाइक। तो ये जो व्हाट है ये एक कंजंक्शन है, आई एक सब्जेक्ट है, लाइक एक वर्ब है, ये पूरा एक नाउन क्लॉज है। और काम किसका कर रहा है? ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो नाउन क्लॉज है वो क्या काम करता है, तो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन जब इस तरीके से बिना एक्शन के आएगा, जैसे इज आर एम के बाद जब आएगा इस तरह से नाउन क्लॉज जब आएगा, बेचारा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, सीधा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, यही वो चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं। ठीक है जी, चलिए अब इसका तीसरा इस्तेमाल देखते हैं गाइस, खत्म करते हैं। तीसरा जो इस्तेमाल है ये आप ऑफ कोर्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, ये सबको आता है। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ यार, तो अब तो यहाँ पर एक्शन लगाइए, आई एम गोइंग टू ऑफिस, ये सबको पता है, इसमें कुछ खास नहीं करना है। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ यार, आई एम मिसिंग यू, यार वो हंस रही है मुझ पर यार, शी इज़ लाफिंग एट मी, शी इज़ लाफिंग एट मी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आर यू लाफिंग एट मी, आर यू मेकिंग फन ऑफ मी, लाफिंग एट मी। ओके ओके, वो क्यों रो रही है यार, वाई इज शी क्राइंग, वाई इज शी क्राइंग, वो कहाँ जा रही है यार, वेयर इज शी गोइंग। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको मैंने बोला तीसरा इस्तेमाल, तो एक चौथा कर लेते हैं, बस खत्म, 4 इस्तेमाल है। चौथा जो इस्तेमाल है ये आपको इज आर एम दिखाई तो देगा, इज भी दिखाई देगा, आर भी दिखाई देगा, एम भी दिखाई देगा, और इसके साथ वाकई V3 होगा, V3 एडजेक्टिव नहीं होगा, वाकई ही V3 होगा। और ये किस में दिखाई देगा, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस होगा पैसिव। किसका पैसिव होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होगा। ओके, ऐसे अगर दिखाई देगा तो, जैसे अगर मैं कहता हूं कि ही इज स्कॉल्डेड डेली, अगर ऐसे लिखा हो तो अब देख लीजिए, यहां पर ही भी है, ही के साथ इज भी है, और यहां वर्ब थर्ड भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, स्कॉल्डेड। तो ये क्या है, ये पैसिव है, ये वाकई V3, ये कोई थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं है। ही इज स्कॉल्डेड, उसको डांटा जाता है।
आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि V3 एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो भैया वो तो बैकग्राउंड से पता चलेगा, बातें करके कहानी सुन के पता चलेगा। ही इज कॉल्ड इट डेली, उसको रोज डांटा जाता है। मैं बोलूँ कि आई एम बीटन एवरी वीक, यानी कि हर हफ्ते मुझको पीटा जाता है। ओके मैं बोलूँ कि माई क्लोथ्स आर वॉश्ड एवरी संडे, इसका मतलब है कि मेरे जो कपड़े हैं वो हर संडे धोए जाते हैं, हर संडे धोए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि इज आर एम के बाद आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देगा जो कि वाकई वर्ब होगा, ये पैसिव है। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट कुछ करता नहीं है, सब्जेक्ट कुछ डूअर नहीं है, सब्जेक्ट के साथ कुछ होता है। तो ये जो माई क्लोथ्स है, माई क्लोथ्स कुछ नहीं कर रहा है, माई क्लोथ्स को धोया जाता है। समझ में आ रहा है? ये आपको पैसिव है, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इस पे आप सवाल भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, कैसे बोलेंगे? व्हाट इज डन हेयर। ओके, कितने लोगों को अंग्रेजी यहाँ पर सिखाई जाती है, कितने लोगों को? हाउ मेनी पीपल आर टॉट इंग्लिश हेयर यहाँ पर। ओके फाइन। अब किसके द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाती है? तो बाय हुम इज इंग्लिश टॉट, किसके द्वारा सिखाई जाती है? ठीक है जी, ओके। इसके बाद आपका आता है, ये चार हो गए ना, ठीक है। पांचवा भी पैसिव है बट वो कंटिन्यूअस का पैसिव होगा, उसमें भी इज आर एम दिखाई देगा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि इज आर एम कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो आपको ऐसे भी इज आर एम दिखाई दे सकता है कि एम हो, आर हो, इज हो, इसके साथ अचानक आपको दिखाई देगा बीइंग। ओके हाँ, इसका मैं एक और इस्तेमाल अभी बताऊंगा। बीइंग दिखाई देगा और बीइंग के साथ आपको V3 दिखाई देने वाला है। जैसे अगर आप बोलो कि शी इज बीइंग स्कॉल्डेड, अगर ऐसा लिखा हुआ है शी इज बीइंग स्कॉल्डेड, ऐसा बोलना हो, यानी कि उसको डांटा जा रहा है। ये जो शी नाम की लड़की है, ये कुछ नहीं कर रही है, इसके साथ कुछ हो रहा है, ये डूअर नहीं है। शी इज बीइंग स्कॉल्डेड, इसको डांटा जा रहा है। ओके अगर आपने ऐसा देखा हो कहीं पर ATM से पैसे निकालते समय कि योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, ऐसा अगर आ जाए, या योर नहीं भी लिखा होगा तो कभी ऐसा लिखा हो कि ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, यानी कि ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। तो आपको ऐसे भी दिखाई देने वाला है। मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं, कैसे बोलेंगे बताइए? माई क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। ठीक है जी, ठीक है। इसका एक छठा इस्तेमाल भी देख लेते हैं, अचानक बातों बातों में याद आ गया। इसमें एम भी होगा, इज भी होगा, आर भी होगा और इसके साथ बीइंग भी होगा, और बीइंग के बाद कोई एडजेक्टिव लगा होगा, अच्छा, बुरा, खराब। जैसे मैं बोलूँ यू आर बीइंग सो रूड, तुम बहुत रूड हो रहे हो, बन रहे हो, यानी कि तुम रूड थे नहीं, अचानक तुम्हारी पर्सनालिटी में एक चेंज आ रहा है, यू आर बीइंग रूड, इस तरीके से। ओके यू आर बीइंग सो मीन, तुम बहुत ही बुरे, यू आर बीइंग सो मीन, तुम बहुत बुरे बन रहे हो, बुरे हो रहे हो, यानी कि तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम बुरे हो। ओके इस तरीके से, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके शी इज बीइंग अनहैप्पी, रूड, यही सब चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा वर्ड्स याद नहीं आ रहा है। तो कहने को तो 6 इस्तेमाल इज आर एम के हो गए। तो अगर आपको ऐसे इज आर एम दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि इज आर एम के इतने इस्तेमाल हैं। एम इज आर ऑल यूजेस, मैं फाइल सेव कर लेता हूँ और ये फाइल रख देता हूँ मैं, चलेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ही लीजिए, क्योंकि मैं फाइल कहाँ रखूँगा। अगर मैं टेलीग्राम पर दे भी दिया तो कैसे समझ में आएगा आपके कि मैंने कितना लेक्चर दिया है, उस हिसाब से कैसे समझ में आएगा बताइए? ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, क्या गलत है क्या सही है। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, रुकिए। हाँ जी, ओके आगे बढ़े। ये ओके आगे
हियर वी गो। ठीक है, आगे एंड हेयर। ओके, थोड़ा और आगे। हेलो जी, खत्म ही हो गया। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।